हेलो गाइस, स्वागत करता हूं पढ़ ले 11th कॉमर्स की सेवाओं में। मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। जैसा कि अब तो आप लोग जानते ही हैं, 11th क्लास टर्म 2 से जुड़े थे हम। आपको बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस मिल गया है। तो ये बातें जो आज करना चाहता हूं वो 11th क्लास की अगर टर्म 1 से जुड़ा होता तुम्हारे साथ ना मैं, तो तब तो जरूर करता। अब 12th शुरू होने वाली है, तो 12th स्टार्ट करने से पहले ये बातें करनी जरूरी है। अच्छा, उससे पहले दो बातें सुन लो। पहली बात तो, जिन लोगों का 11th का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। दूसरी बात, अगर तुम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना रखी है। अलग अलग से जो जो डायग्राम होते हैं सबकी वीडियो बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, अपना कोर्स कंप्लीट करो। 11th के पेपर अगर नहीं हुए हैं तो वो दे लो, ठीक है ना। तो ये बात अभी 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। करनी कुछ गाइडेंस वाली बात है। अगर तुम मेरी बातों को फॉलो करोगे तो अपने गोल को, टारगेट को जरूर अचीव कर लोगे और कभी धोखा नहीं खाओगे। क्योंकि 12th एक गोल्डन क्लास है यार। ये तुम्हारा करियर डिसाइड करने वाली है, तुमने जिंदगी में करना क्या है। अगर शायद 11th में कुछ भूल चूक हो गई हो या फिर कोई चीजें तुम्हें रह गई हो कि नहीं पढ़ पाए हो, इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो अगर ये भी लगता है कि लव सर ने यार पूरे परफेक्ट फुली फ्लेज्ड सारे क्वेश्चन आंसर नहीं कराए, तो 12th में तो सब कुछ कराने वाला हूं। मतलब ऐसे ऐसे धाकड़ क्वेश्चन बना दूंगा कि बोर्ड का पेपर उससे बाहर ही नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। समझ रहे हो। तो आज की चर्चा बेसिकली बुक्स और सैंपल पेपर से रिलेटेड करूंगा। लिखा भी है बेस्ट बुक्स फॉर 11th एंड 12th। तुम कहोगे सर 11th की जान के क्या करेंगे, तो गाइस एक आइडिया हो जाना चाहिए। 11th का तो चलो एक साथ ही बता रहा हूं, 11th इधर लिखूंगा 12th इधर लिखूंगा। जान के क्या करोगे, सिस्टम ये है कि तुम जैसे जैसे बड़े हो जाओगे ना, तो एक स्टॉक ऑफ नॉलेज माइंड में होनी चाहिए जिससे तुम्हारी पहचान होगी। जब तुम पुरानी चीजों को भूलने लगते हो तो मार्केट में आगे जाके जब तुम्हारा प्रोफेशन या जॉब या बिजनेस होगा तो खुद की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम दिखाई देती है। ठीक है, स्टॉक ऑफ नॉलेज जितना ज्यादा होगा यार, इंसान उतना आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो इकोनॉमिक्स की बात करूंगा कि 11th में तुमने कौन कौन सी बुक्स शायद यूज की होंगी, बट 12th में जो बताऊंगा उनमें से कुछ यूज कर लेना। ठीक है ना, एक गाइडेंस ये भी है। चलो पहले देख लेते हैं। क्लास 11th के ये जो मोस्ट पॉपुलर बुक्स है ना, वो संदीप गर्ग, टी आर जैन, वीके होरी सेम बुक होती है, एस के अग्रवाला। यार ये तीनों की तीनों बुक्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स की। फिर ये एन एम शाह स्टैटिस्टिक्स की होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये तीनों बुक सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, इसमें स्टैटिस्टिक्स का वर्जन भी आपको मिलता है। सबसे ज्यादा फेमस बुक्स जो ज्यादातर ऑल ओवर इंडिया सीबीएसई बोर्ड के अंदर फॉलो की जाती है, मतलब स्टूडेंट्स वगैरह उसको यूज करते हैं, क्योंकि स्कूल वाले तो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, काफी सारे स्कूल वाले बोलते हैं। ठीक है, एनएम शाह स्टैट्स के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर बुक है और उसका स्टफ भी अच्छा है। उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत ज्यादा बेटर है, तो प्रेफरेंस स्टैट्स को देनी चाहिए थी, मतलब एनएम शाह को देनी चाहिए थी एज फार एज योर स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट इज कंसर्न। ठीक है, अगर माइक्रो की बात है तो इन तीनों में से कोई भी परचेज कर सकते हो। एसके अग्रवाल जो बुक है वो डायरेक्ट टू द पॉइंट काम करती है। ठीक है, लेकिन पूरा एक्सप्लेनेटरी मेथड्स अगर आपने देखनी है, फुल एक्सप्लेनेशन देखनी है, तो संदीप गर्ग और टी आर जैन, वीके होरी में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते यहां पर। एनसीईआरटी का स्टफ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं बना, तो एनसीईआरटी से, या तो एनसीईआरटी की लिमिटेशन है यार, वो बहुत ओल्ड है एक्चुअली। वो अपने जो कोर्स में टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुई है, इसलिए एनसीईआरटी को फॉलो नहीं किया जाता इकोनॉमिक्स में। और सब्जेक्ट में बताने वाला हूं। अब तुम 12th में आने वाले हो तो 12th में देखो यही बुक्स चलेगी, संदीप गर्ग, टी आर जैन, वीके होरी और एसके अग्रवाला। गाइस 12th के अंदर बुक्स अलग हैं, मतलब माइक्रो नहीं है, मैक्रो है और स्टैटिस्टिक नहीं है। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसको आईईडी बोलेंगे। तो ये तीनों राइटर आपको ये दोनों बुक्स प्रोवाइड कर देंगे। 12th के अंदर एन एम शाह का इतना कुछ खास वजूद नहीं है, तो इसको फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स की बात रही। अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज की हीर मैम पढ़ा रही है, बहुत सारा सिलेबस उन्होंने आपको कंप्लीट कराया है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया भी होगा। तो 11th क्लास में बेसिकली एनसीईआरटी का बोलबाला रहता है, बिजनेस स्टडीज के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। फिर सुभाष डे नाम की बुक है, बहुत अच्छे राइटर है, मतलब बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं, केस स्टडीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल होती है। पूनम गांधी भी एक बुक है बहुत बढ़िया। आर के सिंगला, ये टी आर जैन, वीके ओरी वाली पब्लिकेशन से ही बिलोंग करती है। ठीक है, काफी सारे स्कूल्स में इसको भी लगाया जाता है। और भी बहुत सारी बुक्स होती है जिनके नाम मैंने नहीं लिखे, मैं तुमसे सिर्फ कोर लेवल की बात करना चाहता हूं। ठीक है, छोटी मोटी बात नहीं करना चाहता। तो गाइस एक ही बुक होती है 11th क्लास में, तो ये तीन बुक सबसे ज्यादा फेमस होती है। फिर सेकेंडरी लेवल पे इसका नाम आता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी तुमने इस्तेमाल की होंगी, आपको रिजल्ट उसका पता ही होगा कि क्वेश्चन पेपर कहां से आया।
और यार तुम्हारे स्कूल लेवल का क्वेश्चन पेपर है पहली बात तो यहां पर इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारा स्कूल बोले उसी बुक को परचेज करना, ठीक है। और जब तुम 12th मुझसे पढ़ोगे तो मैं वैसे भी तुम्हें कुछ ऐसे नहीं बोलने वाला कि एक पर्टिकुलर बुक को परचेज करो, तुम्हारा स्कूल जो बोलेगा उसको परचेज कर देना। 12th में तो मैं सारी बुक कवर कराऊंगा, सारी की सारी, वो कंटेंट में अपने आप तुम्हें खुद डिस्प्ले पे पेश कर दूंगा कि क्या क्या चीजें हैं, कहां कहां से इंपॉर्टेंट चीजें उठानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत आसान भाषा में मस्त वाले नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और के पास नोट्स लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना यूट्यूब पे वीडियो आएगी, स्क्रीनशॉट लो, मौज, समझे। चलो जी, अब क्लास 12th में आ जाओगे तो फिर दोबारा एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। यहां पर 2 बुक्स होती हैं, बुक 1 बुक 2। बुक 1 इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं यहां पर, यानी 11th क्लास की जो तुमने बोरिंग बिजनेस पढ़ी है उससे थोड़ा अलग है। और बुक 2 ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल है, वो फाइनेंस के बारे में, इसमें मार्केटिंग, कंज्यूमर, डेट, इक्विटी, मतलब अच्छी बातें होती हैं। यहां पर तुम्हें समझ में आएगा कि शेयर मार्केट की भी बात हो रही है, ठीक है। तो गाइस अगेन सेम राइटर्स हैं बिजनेस स्टडीज के लिए, सब बढ़िया है। आपने क्या करना है, एनसीईआरटी के साथ कोई भी एक बुक परचेज करनी है। अच्छा, एक्स्ट्रा बुक क्यों परचेज करने के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं कोई मतलब स्ट्रिक्टली ये नहीं बोल रहा कि तुम एक ही मेरे बताए हुए राइटर की बुक लो। मैं एक्स्ट्रा बुक परचेज करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि उसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिए होते हैं। एनसीईआरटी है ना, बार बार अपडेट नहीं होती, और वो बुक्स हर साल अपडेट हो जाती हैं। उसमें कुछ सीबीएसई के पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, वो धाकड़ लेवल के क्वेश्चंस वो भी गिवन होते हैं। तो उससे थोड़ी सॉल्व करने के बाद ना स्ट्रांग सी फीलिंग आती है, यस कि हम कर सकते हैं, हमने कॉन्सेप्ट समझा, सीबीएसई के पुराने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो मतलब हम कैपेबल हैं कि हम जो नए क्वेश्चंस आएंगे उनको भी सॉल्व कर देंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है। इसलिए कोई एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी के अलावा। गाइस ये बात रही बिजनेस स्टडीज की, अब आते हैं अकाउंटेंसी पे। अच्छा, इस सब्जेक्ट का नाम पूरा अकाउंटेंसी है, अकाउंट्स नहीं है, ठीक है। क्लास 11th के अंदर जो फेमस बुक्स रहती हैं, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल और पीसी तुलसियान। पीसी तुलसियान ज्यादा फेमस मतलब ऑल ओवर इंडिया नहीं है, लेकिन इसका स्टफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स इसमें गिवन होते हैं। ये भी अच्छी बुक है, ठीक है। ज्यादातर स्कूल्स में वैसे टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल से पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी 95% स्कूल्स के अंदर फॉलो नहीं कर रहा कोई, ठीक है ना, जहां तक कि सीबीएसई बोर्ड वालों की बात है। तो एनसीईआरटी अगेन अकाउंट्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, आप इन तीनों में से कोई भी बुक ले लो, सारी बुक अच्छी है, सब में अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को कराया हुआ है। मैं कैसे बोल रहा हूं, कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, कॉमर्स से ही पढ़ा हुआ हूं, ठीक है। ग्रेजुएशन भी मैंने की इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स की है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट था वो भी इकोनॉमिक्स में किया मैंने, सब कुछ इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन है गाइस। लेकिन 11th-12th तो मैंने भी किया कॉमर्स से, ठीक है। अभी इतना साल हो गया मुझे, मतलब 12 साल हो गए हैं लगभग टीचिंग लाइन में, पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट्स को। तो मेरी जो फैकल्टी है, आसपास के मेंबर्स है, टीचर से मिलता हूं, उनसे सलाह मशवरा करता हूं, उनके सब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानता हूं, थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छे से ही जानता हूं, ठीक है। तो इसलिए मुझे भी नॉलेज है कि कौन कौन सी बुक आपको परचेज करनी चाहिए, तो मैं सजेस्ट कर सकता हूं, ठीक है ना। क्योंकि जिन लोगों से मेरे ताल्लुक आते हैं उनके बच्चे भी टॉपर्स रहे हैं, 100 में से 100 नंबर आए हैं, ठीक है। मेरे भी बहुत सारे बच्चों के 100 में 100 नंबर आए हैं। किसी दिन मौका मिलेगा तो 12th लेवल पे उनकी फोटोज वगैरह शेयर करूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। तो गाइस क्लास 12th के अंदर फिर यही 3 बुक पॉपुलर है ज्यादा। पहले पे टीएस ग्रेवाल पॉपुलर होती है, दूसरे पे डीके गोयल, तीसरे पे पीसी तुलसियान। आप किसी भी बुक से जो भी तुम्हारा स्कूल फॉलो करा रहा है उससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर एनसीईआरटी का रोल है नहीं, यहीं पर क्वेश्चन गिवन है, इलस्ट्रेशन बोलते हैं, वहीं उसका आंसर गिवन है, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ गिवन है, आप फॉलो करना इनको, है ना। अब बात आती है मैथमेटिक्स की। तो गाइस मैथमेटिक्स में 11th-12th में मैंने ऐसे डिवाइड नहीं किया, चाहे क्लास 11th हो चाहे 12th हो, एनसीईआरटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना एनसीईआरटी का गुजारा नहीं होगा मैथ्स में, ठीक है ना। उसके बाद आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल या फिर पी.के. गर्ग भी है, प्रदीप भी है, बहुत सारे और दूसरे राइटर्स हैं। अच्छा स्टफ हर जगह आपको मिल जाएगा मैथ्स में, तो जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो उतना मजा है। मजा इन द सेंस यार, मैथ्स पढ़ने के ना तरीके हैं, आप क्वेश्चन को लर्न नहीं कर सकते, क्योंकि लर्न करोगे तो जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन रिपीट होगा। इसमें तो छोटी छोटी डिजिट्स चेंज करके आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, वो कैलकुलेशन टेक्निक्स वगैरह आपके अंदर होनी चाहिए। तो इसमें भी ज्यादा वाइडली यूज्ड तो आर.डी. शर्मा है, एनसीईआरटी के बाद बहुत सारे जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। आर.एस. अग्रवाल नॉर्थ इंडिया में ज्यादा यूज होती है, मतलब आर.डी. शर्मा भी होती है नॉर्थ इंडिया में यूज, आर.एस. अग्रवाल का ज्यादा बोलबाला है, मतलब यूपी रीजन जो है वो आर.एस. अग्रवाल, बिहार रीजन है आर.एस. अग्रवाल, दिल्ली के अंदर दोनों मिक्स चलता है, मतलब 60% आर.डी. शर्मा, 40% आर.एस. अग्रवाल, तो ऐसे चलता है शुरू से। मैं नहीं कह रहा सारी बुक लेने की जरूरत नहीं है, फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे। ऐसे ही अकाउंट्स में बोल रहा हूं, ऐसे ही इकोनॉमिक्स में, ऐसे ही बिजनेस स्टडीज में, सारी बुक नहीं लेनी, कोई भी एक बुक लेनी है, ठीक है ना। और
मैथ्स में एनसीईआरटी लेनी जरूरी है, ठीक है, मैथ्स में और बिजनेस स्टडीज में एनसीईआरटी लेनी जरूरी है, बाकी इन दोनों में से कोई भी चूज कर लो। और चूज भी तब करना, मतलब दो तरीके हैं चूज करने के, या तो पहले अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, उसके बाद इनमें से कोई एक बुक ली और वहां से रिवीजन शुरू किया, या फिर एक और तरीका है कि दोनों बुक शुरू में ले ली, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खत्म करी, वो पहला लेवल, दूसरे लेवल पे फिर आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल पे आ गए, ठीक है, हैंड टू हैंड एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग करते चलो अपने कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है ना। तो गाइस ये मैथ्स के लिए था, इंग्लिश के बारे में नहीं बताऊंगा, इंग्लिश का एक्चुअली मतलब जितना मुझे पता है उतने ही की बात करता हूं। इंग्लिश में बोलते हैं कि एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए, फिर 1 2 3 4 5 रिफ्रेशर्स बुक्स और गाइड्स वगैरह होती है, उनकी बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स के बाद गाइस कुछ सैंपल पेपर का बोलबाला रहता है मार्केट के अंदर, जब तुम्हारा एंड टाइम आता है पेपर का तब, ठीक है ना, लास्ट के 1 2 महीने के अंदर, यू लाइक टुगेदर विद ओसवाल, ओसवाल अरिहंत, देखो ओसवाल के 2 हैं, ये 2 भाई हैं एक्चुअली, दोनों का बिजनेस डिवाइड हो चुका है, तो एक ओसवाल में सिंगल ए आता है, दूसरे ओसवाल में डबल ए आता है, ठीक है ना। तो इन सब के सैंपल पेपर्स आते हैं, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इनको परचेज करना, ठीक है, इनके आते हैं तो आपका जब सारा ही, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी सब कुछ कवर अप कर लेते हैं, जिनका बहुत सारा जल्दी से कवर अप हो चुका है, तो वो सैंपल पेपर की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा तुम्हें बताता हूं, वैसे 12th लेवल की बात करूं तो सीबीएसई खुद अपना सैंपल पेपर निकालता है, जो करके जाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर तुम ऐसी बुक्स ले रहे हो जिसके पीछे सैंपल पेपर्स गिवन है, तो इनमें से कुछ लेने की इतनी जरूरत है नहीं। वैसे जहां तक मैं अपनी इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इतना कंटेंट सप्लाई कर देता हूं, खुद ही क्वेश्चन पेपर यानी जो सैंपल पेपर होते हैं वो सॉल्व करा देता हूं, तो तुम्हें कोई नया ऐसा कुछ सैंपल पेपर रेफरेंस बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। 11th क्लास की तो टर्म 2 थी, उसमें तो मैंने 2 सैंपल पेपर सोल्व कराए हैं। 12th क्लास में कम से कम 10 सैंपल पेपर सोल्व कराऊंगा, ठीक है ना, पूरी जी जोड़ मेहनत होगी जब 12th शुरू करेंगे तो गाइस ये कुछ सैंपल पेपर बारे, मतलब ये स्टडी मटेरियल है तुम्हारा, कि तुम्हें हमेशा गाइडेंस की जरूरत होती है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सी बुक बढ़िया है कौन सी नहीं है। इसके अलावा और भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मैंने सारे डिस्कस नहीं किए, मैंने डिस्कस किए हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ रीजन के अंदर क्या है, जेपीएच की गाइड मिल जाएगी, ठीक है, एमबीडी या बीडीएम ऐसे कुछ होता है, उसकी गाइड मिल जाएगी, गोल्डन सीरीज की गाइड मिल जाएगी, ठीक है, और भी अपने दूसरे हैं ये सब। मतलब इतना इंपॉर्टेंट अगर तुमने अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी या फिर जो रेफरेंस बुक से कर लिए हैं तो उसके बाद इतनी खास जरूरत रह नहीं जाती। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट है ना, हमेशा उसका दिमाग चंचल होता है, वो घूमता रहता है, नहीं यार मुझे सैंपल पेपर कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो तुम्हारी रेफरेंस बुक है, जैसे मैंने बताया था इकोनॉमिक्स में अगर बात करूं तो संदीप गर्ग, टीआर जैन, एसके अग्रवाला, इनके बैक के क्वेश्चंस भी कर लो तो काम चल जाता है। ये खुद बुक वाले पीछे 1 2 सैंपल पेपर देते हैं, तो सैंपल पेपर से आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, ठीक है ना। तो गाइस इन सब के बाद भी मतलब ये जो जरूरी चीजें हैं वो बताई है और जो तुम्हारे लिए गैर जरूरी है वो भी बताया है। फिर भी स्कोर कैसे होगा, तुम्हें अगर अपना गोल अचीव करना है, 12th क्लास की अब बात कर रहा हूं, ठीक है, 12th क्लास की बात कर रहा हूं, तो तुम्हारे पास द बेस्ट क्या चीज है, जो सबसे बेस्ट है, इन सबसे बेस्ट तुम्हारे खुद के नोट्स होने चाहिए। कहीं से भी किसी के भी नोट्स ले लो, मेरे नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन फिर भी तुम्हें वो अपनी कॉपी में नोट करना है, रेगुलर इंटरवल पे नोट करना है, जब जब वीडियो देख रहे हो तब तब नोट करना है, ठीक है। फिर तुम्हारी प्रैक्टिस, मान लो मैंने यार 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए यहां पर, तो तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम 10 और क्वेश्चन अपनी रेफरेंस बुक से उठा के उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये किस लिए बता रहा हूं, तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसे बूस्टअप होगी। मात्र वीडियो देखने से तुम्हारे पेपर के अंदर जादू नहीं हो जाएगा, तुम्हें भी अपना पेन चलाना पड़ेगा, समझ लो। अगर तुम सीरियस हो अपने गोल को अचीव करने के लिए तो ये टिप्स हैं, ठीक है ना। तो गाइस आपका जो टीचर है उसकी गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मुझे अपना टीचर मान लेते हो तो मैं आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम अच्छे लेवल की गाइडेंस दूंगा, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि मैं आपका प्राइमरी मेन टीचर हूं, क्या पता तुम कहीं और किसी और टीचर को नंबर 1 मानते हो, मुझे शायद नंबर 2 मानते हो, तो कोई भी आपका टीचर हो बेस्ट ही बताते हैं। आप अपने एक टीचर की गाइडेंस मानना, इधर उधर मत भटकना, समझ रहे हो। अलग अलग टीचर की गाइडेंस को फॉलो करने लगोगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिजनेस स्टडीज में 12th क्लास में एक बात बोलते हैं, इफ यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग देन इट विल एंड अप विद नथिंग। सब कुछ नियंत्रण में रखने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नियंत्रण में नहीं आएगा। एक रास्ता लो, चलो उस पे, ठीक है। अपना टाइम टेबल जरूर बनाना दोस्तों, कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, टाइम टेबल बना के ना कमिट रहना। हाँ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कभी कभी इमरजेंसी आ गई, अर्जेंसी आ गई, तुम अपने इस टाइम टेबल को, स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि महीने में 30 दिन होते हैं और तुम 15 दिन फॉलो कर रहे हो, 15 दिन नहीं कर रहे हो। 30 दिन में से 25 दिन फॉलो करना अपने टाइम टेबल को। और शुरू में अगर तुमने 3 महीने फॉलो कर लिया ना, 3 महीने में तुम्हारा इतना कैड़ा बेस हो जाएगा
कि फिर तुम्हें राहत मिल जाएगी कि थोड़ा कम पढ़ सकते हो। लेकिन शुरू में तुम कम पढ़ोगे ना तो एग्जाम टाइम में प्रेशर आ जाता है। प्रेशर में ना मेहनत तो तुम करने लगते हो लेकिन समझ कुछ नहीं आता। तो उन हालातों तक मत पहुंचना कि समझ कुछ ना आए। ठीक है जी। आपकी डेडिकेशन कोई भी चीज करो तहे दिल से उसको करो, ठीक है ना, कंसंट्रेशन के साथ करना। मतलब ऐसा ना हो कि अटकते भटकते तुम उस चीज को कर रहे हो, माइंड में है कि मुझे थोड़ी देर में क्रिकेट खेलने जाना है, बट ये काम दे दिया है मम्मी पापा ने या टीचर ने, इसको होमवर्क को कंप्लीट करके ही क्रिकेट खेल सकता हूं, तो क्रिकेट की तरफ दिमाग लगा रखा है, कंसंट्रेशन है ही नहीं। ठीक है, क्रिकेट के अलावा तुम्हारा दूसरा अच्छा स्पोर्ट्स भी हो सकता है, फुटबॉल भी हो सकता है, वॉलीबॉल भी हो सकता है, बेसबॉल भी हो सकता है, कबड्डी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब खेलना भी इंपॉर्टेंट है। मतलब दिमाग तुम्हारा खेल रहे हो तो खेलने में लगना चाहिए, पढ़ रहे हो तो पढ़ने में लगना चाहिए। ठीक है ना, ये बताना चाहता हूं गाइस। हार्ड वर्क तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, इसके साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों एक साथ होने चाहिए। हार्ड वर्क तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी में है, प्रैक्टिस में है, मैथ्स अकाउंट्स की प्रैक्टिस है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी प्रैक्टिस है, इकोनॉमिक्स में लर्निंग भी है, ठीक है ना। तो लर्निंग और प्रैक्टिस दोनों चीज है इसमें, ठीक है। लेकिन स्मार्ट वर्क थोड़ा सा कैसे, देखो स्मार्ट वर्क की सेंस यहां पर यह बनती है कि मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा। उन क्वेश्चंस में कुछ बच्चे फंस जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, लाइक कुछ वर्ड, लाइक जब स्टेट लिखा हो, मतलब स्टेट एनी टू कंपोनेंट ऑफ समथिंग, तो उसको एक्सप्लेन नहीं करते। जब मेंशन लिखा हो तो एक्सप्लेन नहीं करते। जब एन्यूमरेट लिखा हो, एन्यूमरेट, तब भी एक्सप्लेन नहीं करते। ठीक है, जब व्हाट लिखा हो तब भी एक्सप्लेन नहीं करते। ठीक है, ऐसे कुछ कीवर्ड्स आपको बताऊंगा कि डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट, एक्सप्लेन, इनमें क्या करना होता है, डायग्राम कब बनाने होते हैं, कब नहीं बनाने होते हैं, कब टेबल की जरूरत होती है, कब नहीं बननी होती है। तो गाइस वो स्मार्ट वर्क कहलाएगा। सब कुछ आने के बाद तुम्हारे पास थोड़ा स्मार्ट वर्क होना चाहिए, ठीक है। तो ऑलवेज टारगेट योर गोल्स रिक्वायरमेंट। जब भी, मतलब ये एक लाइन लिख दी है, लाइन का मतलब बताता हूं। हमेशा टारगेट करना तुम्हारे गोल की रिक्वायरमेंट क्या है, जो भी तुमने टारगेट सेट किया है, 12th के बाद बनना चाहते हो, अगर सीए बनना तुम्हारा मेन एस्पेक्ट है, तो आपकी अकाउंटेंसी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसका एंट्रेंस पास करने के लिए सीए का आपका अकाउंट्स भी अच्छा होना चाहिए, मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए, इकोनॉमिक्स भी अच्छी होनी चाहिए, तीनों सब्जेक्टों में कमांड होनी चाहिए, बिजनेस भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो गाइस अगर तुम्हारा कुछ और पर्सपेक्टिव है, लाइक डीयू के अंदर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छे कोर्स में एडमिशन लेना है, तो वहां पर भी उसका एंट्रेंस होगा, उसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे उसकी आपको वेटेज के अकॉर्डिंग मतलब दिमाग लगाना चाहिए कि मैं इस तरीके से प्रिपरेशन करूंगा कि मेरा जो गोल है वो अचीव हो ही जाए। तो शुरुआत से अगर अपने गोल के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करते हुए चलोगे तो एंड में हबड़ तबड़ नहीं मचेगी, परेशान नहीं होगे। मतलब वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, वो वाली बात नहीं आएगी लास्ट में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं रहोगे, अच्छे से अपना कोर्स प्रिपेयर करते हुए चलोगे तो एंट्रेंस भी सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो तुम 11th-12th में पढ़ते हो बेसिकली वही हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में ज्यादातर पूछा जाता है। बाकी छोटी मोटी चीजें नहीं आती है, जैसे सीए के एंट्रेंस की बात करूं तो मैंने पूरी डिटेल आपको बताई है, उसमें एक बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट थोड़ा सा नया आ जाता है, किसी किसी में रीजनिंग नाम का सब्जेक्ट नया आ जाता है, तो एंट्रेंस टेस्ट की वो तो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको अभी जो तुम्हारा कोर्स है उससे दो फायदे हैं, कंप्लीट करते हुए चलोगे, एक तो तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, तुम 90 प्लस का स्कोर सोच रहे हो, 95 प्लस सोच रहे हो, 100% सोच रहे हो, या जस्ट जो सोच रहे हैं कि मुझे 50% ही लाने हैं लेकिन मेरा एंट्रेंस करेक्ट करना है, तो अपना जो भी गोल बनाया है, जो भी टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए जरूरी कदम उठाओ। जो लोग खुद से सीरियस नहीं होते ना वो किसी से सीरियस नहीं हो पाते। पता है, कभी भी कंपटीशन दूसरों से मत रखना, कंपटीशन हमेशा खुद से रखना, तो ही इंप्रूव कर पाओगे। यार मान लो जिस बच्चे के क्लास में 100 में से 99 नंबर आते हैं, वो बच्चा किसी दूसरे से कंपटीशन थोड़ी रखता है, वो खुद से कंपटीशन रखता है ताकि 99 प्लस करे, समझ रहे हो। जो बच्चा 50 नंबर लाता है, मैं नहीं कहता तू 99 वाले से कंपटीशन कर, जो 50 नंबर लाता है वो खुद से कंपटीशन कर ले एक बारी, मतलब खुद को इंप्रूव, 50 से 60 पे पहुंच, 60 से 70 पे, 70 से 80 पे, जो भी यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं स्कूल के अंदर, धीरे धीरे परफॉर्मेंस इंप्रूव करो। अगर तुमसे कोई टेस्ट ही नहीं लेता ना तो ऑनलाइन मैं टेस्ट सीरीज बना दूंगा, वो टेस्ट दे देना, ठीक है ना। मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूव होना लाइव सेशन में 12th में ज्यादा मिलेंगे हम, मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट हैंड टू हैंड क्लियर करने, सामने तुम हो, देख रहे हो यूट्यूब, अपने क्वेश्चन लिखो, सर ये नहीं कराया मैं यहीं करा दूंगा, मतलब फर्दर डाउट वीडियो देखने के बाद जो तुम्हारे डाउट आते हैं कि सर ये भी ये भी ये भी, वो कहानी खत्म कर दूंगा, सब कुछ हैंड टू हैंड क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो ये मेरी भी डेडिकेशन रहेगी, मेरा भी हार्ड वर्क रहेगा, और मैं भी पूरे कंसंट्रेशन से तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। सब सब्जेक्ट्स की थोड़ा सा बुक्स का डिस्कस करना था, ये डिस्कस कर लिया। ये इसलिए डिस्कस किया क्योंकि कुछ स्कूल के पेपर खत्म हो गए हैं तो वो लोग बुक वगैरह खरीदने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो थोड़ी सी राय यहां से मिल जाए भाई, ये देना चाहता था। तो इस वीडियो लेक्चर में गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच, नमस्कार। अगर तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आता हो ना
तो यार ये वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी शेयर करो ताकि एनकरेजमेंट मेरे लिए भी बनी रहे। ठीक है गाइस, नमस्ते अगेन।